हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल स्टडी विद समर 2.0 में। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों को पता हो गया होगा कि एनसीईआरटी की श्रृंखला चल रही है। इसमें सबसे पहले हम जियोग्राफ़ी को पढ़ रहे हैं। तो जियोग्राफ़ी में हम लोगों ने पहले चैप्टर को देख लिया है और आज देखेंगे उसके अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें और विदाउट स्पीड बढ़ाए आप लोग नॉर्मल तरीके से इस वीडियो पे बने रहेंगे। आप लोगों को जियोग्राफ़ी के चैप्टर 2 को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है इस वीडियो में। तो अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं, नए इस चैनल पे आए हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, आपको हर चैप्टर की पीडीएफ पहले प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद समर 2.0 से जाके जो है डाउनलोड कर ले पहले, और आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसके बाद जो है वीडियो देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप चैनल सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे जो है ऐसे छोटे छोटे ट्रिक के जो है फैक्ट्स के क्वेश्चन, उनके आंसर दिए जाते हैं, और जो बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत सारे वैसे भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह में भी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसके बारे में आज हम देखेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इनसे सभी क्वेश्चनों को जो भी बन रहे थे तो उन्हें हम पहले आप लोगों को इधर दिखा दिया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस चैप्टर से जो है कितने क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा तथा अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और लास्ट में इन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, किस किस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे ग्लोब, ध्रुव, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, पृथ्वी के ताप कटिबंध, देशांतर रेखा, विभिन्न क्षेत्रों में समय की गणना। इन सारे टॉपिक को जो है इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में पूरे बने रहेंगे लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोब। आप लोग ग्लोब से तो ज़रूर परिचित होंगे। किसी के ज़िंदगी में ग्लोब ये पहली बार तो आया नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत बार ग्लोब को वास्तविक रूप से जो है चित्र में, और जो इसका ग्लोब मार्केट में मिलता है, सबको देखा ही होगा। तो उसी की ये बात कर रहे हैं, ग्लोब क्या है। तो ग्लोब में हम देखते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा वास्तविक स्वरूप है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक छोटा वास्तविक स्वरूप है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ग्लोब वास्तविक स्वरूप है, ना कि काल्पनिक। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हम लोगों के अध्ययन के लिए उन्होंने जो है पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप तैयार किया है, और वो वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बस इतना ही बात है इसमें कि ग्लोब क्या है, वो एक पृथ्वी का छोटा वास्तविक स्वरूप है। चलिए आगे देखते हैं हम विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त क्या है? काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब हम लोगों ने देख लिया कि ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक वास्तविक स्वरूप है।
तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि काल्पनिक रेखा, यानी कि काल्पनिक मतलब मानी गई है, ऐसा है नहीं, बस खाली ये काल्पनिक की बात होती है कि मानी गई है। काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इन्होंने बात किया कि जो ग्लोब है उसमें एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, और जो काल्पनिक रेखा है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उसे ही जो है विषुवत वृत्त कहा जाता है। यानी कि ये रेखा की बात करते हैं, यहाँ पे आप चित्र में देखें तो इसी रेखा की बात करते हैं, इसी को विषुवत वृत्त कहा जाता है, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो ये इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो जो ग्लोब है उसको 2 बराबर भागों में जो बांटती है, उसी काल्पनिक रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध। तो जो विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उसके ये कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताने से पहले आप लोगों को ये बता दें कि उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम जो है मैप में कैसे माना गया है। तो आप ये पहले जान लें कि जो है ऐसे यहाँ पे ऊपर के साइड को हम उत्तर कहते हैं, और नीचे के साइड को हम दक्षिण कहते हैं, और अपने दाहिने साइड को कहते हैं ईस्ट, और बाएं साइड को कहते हैं वेस्ट। यानी कि उत्तर ऊपर के भाग को, जो ऊपर अपने सर के ऊपर, यानी कि आप अगर अपने ऊपर ले लें तो आपके जो सर वाला भाग होगा उसको हम कहेंगे उत्तर, यानी कि नॉर्थ कहेंगे। आपके जो पैर वाला भाग होगा आप उसे मान लें कि वो दक्षिण है, और आपका दाहिने साइड का हाथ मान लें वो है ईस्ट, यानी कि पूरब, और बायां हाथ के साइड को मान लें पश्चिम। अब इस तरीके से आप याद रखेंगे तो ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मैप में कैसे माना गया है, किधर माना गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर ऐसे तो एक बार देख लेते हैं कि ऊपर जो है उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और दाहिने हाथ पे जो है दाहिने साइड पे ये पूरब है, और बाएं साइड पे पश्चिम। तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पश्चिम इधर है कि पश्चिम इधर है। तो इसीलिए आप अपने ऊपर इस चीज़ को अप्लाई कर लेंगे। आप लोग किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, आप लोग उससे जो है आधुनिक जीवन से आपकी जो रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, उस चीज़ों से रिलेट करके उस चीज़ को देखेंगे तो आप लोगों के जहन में वो अच्छी तरीके से बस जाएगी, तो आप लोग उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो इसलिए आप लोग जहाँ तक हो किसी भी टॉपिक को आप लोग अप्लाई करके देखें, और जिससे कि आप लोगों को अच्छे से लंबे टाइम तक याद रह सके। तो आप लोग यहाँ पे अब देख लिए होंगे कि आपके सर वाला भाग जो है वो पूरा उत्तर हो गया, और आपका पैर वाला दक्षिण हो गया, और आपके दाहिना हाथ समझ लो वो पूर्व हो गया, और बायां हाथ पश्चिम हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक पे हम आएंगे तो अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये जो विषुवत रेखा है अभी जिसकी हम बात कर लिए, इसके ऊपर वाले यानी कि उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये देखो आप, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा चित्र बना के हम लोगों ने दिखा दिया है ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये आपका हो गया क्लियर कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको याद करा दूं कि जो ग्लोब है उसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली बीच वाली रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। उसी को जो है हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ये हमारे जो है समझने में आसानी हो इसके लिए जो है वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक रेखा का नाम दे दिया जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम आगे देखेंगे इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखो, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है।
विषुवत वृत्त से जो रेखा काल्पनिक रेखा मानी गई है विषुवत रेखा, वहाँ से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखा कहा जाता है। अब हम लोग एक बार फिर से पीछे आएंगे। ये देखें, तो इसमें है, ये कह रहे हैं कि जो ऊपर सबसे बिल्कुल टॉप पॉइंट पे है और बिल्कुल जो नीचे है, इसी को जो है ये उत्तरी ध्रुव कहते हैं और ये नीचे वाले भाग को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। तो इसी को अंग्रेजी में नॉर्थ पोल कहा गया है और इसको साउथ पोल कहा गया है। तो इसी की ये बात कर रहे हैं कि ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव और नीचे है जो है वो दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, यानी कि नॉर्थ पोल तक और साउथ पोल तक विषुवत वृत्त से स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अब यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश समानांतर रेखाएं किसे कहा जाता है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ये आप एक बार फिर से यहाँ से देख लें। ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये आपका हो गया विषुवत वृत्त जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ से जितनी भी ये समानांतर रेखाएं हैं, इसी की ये बात कर रहे हैं कि इन्हीं को जो है इन्हीं सारी रेखाओं को ये कह रहे हैं कि इन्हीं को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अब ये आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि अक्षांश समानांतर रेखाएं किसे कहा जाता है। तो जो ग्लोब है उसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, और ये जो हो गया बीच में विषुवत वृत्त। अब यहाँ से इस उत्तरी ध्रुव तक जितने भी अक्षांश वृत्त हैं, इन्हीं को अक्षांशी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये सारी अक्षांश रेखाएं जो है एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। ये सभी जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये क्या हैं, ये पूर्ण वृत्त बनाती हैं। आप ये ध्यान रखें, आप अगर ग्लोब उठाएंगे तो आप उसको देखेंगे तो ऐसे जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं गई हैं, ऐसे चारों तरफ ऐसे घूम के आए होंगी। अब ये देखें आप जैसे कि जो ये अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं, तो जितनी इधर दिख रही हैं हमें चित्र में, तो ऐसे ये पीछे भी होंगी। तो यही ये कह रहे हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक पूर्ण वृत्त भी बनाती हैं। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रेखाएं ग्लोब में पूर्ण वृत्त बनाती हैं, तो वो अक्षांश रेखाएं हैं जो पूर्ण वृत्त बनाती हैं ग्लोब में। अब ये आपका हो गया है क्लियर। एक सेकेंड, अब इसमें हम आगे देखेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं आगे, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो हम पहले बताएं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो ये रेखाएं हैं, इनको किस में मापा जाता है, याद रखेंगे आपको। ये किस में मापी जाती हैं, अंश में मापी जाती हैं। ये अभी आगे आप पढ़ेंगे कि कौन सी रेखा कितने अंश पे है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसी चीज़ की ये बात कर रहे हैं कि अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। तो विषुवत वृत्त के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है वो रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। अब इसी को ये कह रहे हैं कि ये जो वृत्त है, ये जो विषुवत वृत्त है, ये कितने अंश को दर्शाता है, 0 अंश को। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो विषुवत वृत्त है वो कितने अंश को दर्शाता है, 0 अंश को दर्शाता है। और क्यों दर्शाता है ये आप आगे देखेंगे। इसमें आगे ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए, अब ये तो हो गया आपका यहाँ तक, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। अब हम आगे देखेंगे। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। अब इन्होंने कहा है कि जो ये ग्लोब है, ये जो ग्लोब है, ये विषुवत वृत्त हो गया। अब विषुवत वृत्त ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये विषुवत वृत्त का एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये 2 हिस्सा आपको जो है इस चित्र में दिख रहा है। आप ग्लोब उठाएंगे तो इसके पीछे भी एक हिस्सा है।
और इसके भी पीछे एक हिस्सा है। तो इसी की ये बात कर रहे हैं, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ध्रुवों के बीच पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी अगर हम किसी एक ध्रुव की बात करें विषुवत वृत्त से, तो वो केवल एक पूरे पृथ्वी का 1/4 भाग है। तो पूरा जो है पृथ्वी, पूरा ग्लोब जो है वो कितना है, 360 डिग्री, पूरा जो है 360 डिग्री हो गया। तो 1/4 की अगर बात करें, यानी कि 1/4 हिस्से की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा, 360/4 यानी कि 90। तो उसी की ये बात किए हैं कि उसी की बात ये कर रहे हैं कि इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। तो ये चीज़ आपकी हो गई क्लियर। अब हम इसमें आगे देखेंगे। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इन्होंने जो बताया है इस आगे लाइन में कि ये जो उत्तरी ध्रुव और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, तो ये 90 अंश को दर्शाता है, और ये किसको दर्शाता है, ये भी 90 अंश को दर्शाता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे इसमें। अब ये वही उस जो हमने आपको वहाँ पे बताया उसी का ये चित्र है। चित्र के माध्यम से आप यहाँ कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गई आपकी विषुवत, ये हो गई आपकी विषुवत रेखा। ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और ये है पूरी पृथ्वी का 1/4, ये है पूरी पृथ्वी का 1/4। पूरा पृथ्वी 360 अंश है, तो 1/4 हो गया 90 अंश का। एक भाग जो हो गया वो है 90 अंश का हो गया। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जो है वो कितने को दर्शाएगा, 90 अंश को दर्शाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें। इसमें देखें, ये जो जितनी भी रेखाएं हैं इसके बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया। ये सभी क्या हैं, इसी को कहते हैं, ये देखें अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और इसमें ये जो जितनी भी रेखाएं हैं इसको आपको हमने पहले बता दिया कि ये जो है क्या है, पूर्ण वृत्त बनाती है। जितनी अक्षांश रेखाएं हैं पूर्ण वृत्त बनाती हैं। और इसमें और देखें, देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त नहीं बनाती। हमने इसमें बात की है अक्षांश रेखाओं की, इस तरह की रेखाओं की, जो इस तरह की रेखाएं हैं, इस तरह की रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखाएं क्या बनाती हैं, पूर्ण वृत्त बनाती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या बनाती हैं, पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जबकि देशांतर रेखाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये हो गई आपकी प्रमुख यमोत्तर रेखा यानी कि देशांतर रेखा। अब ये जो रेखाएं ऐसे आप मैप में देखते होंगे, इन्हीं को कहते हैं देशांतर रेखाएं। इन्हीं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। तो उसी की ये बात कर रहे हैं कि देशांतर रेखाएं वृत्त नहीं बनाती। अब वृत्त क्यों नहीं बनाती, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। ये हो गया आपका ग्लोब, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये वृत्त क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे मिलेंगी, और ये रेखाएं आके यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे ऐसे मिलेंगी। तो ये रेखाएं ऐसे पूरी तरीके से नहीं मिल पाती, यहीं पे कट जाती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे कट जाती हैं, जिसकी वजह से ये पूर्ण वृत्त नहीं बना पाती हैं, पूर्ण वृत्त नहीं बना पाती हैं। और इसमें एक चीज़ और आप जान लें कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जितनी भी ये रेखाएं होती हैं, ये जब ध्रुवों की ओर जाती हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, तो इनकी दूरी जो है वो कम होती चली जाती है। देखिए आप, जैसे जब ये ऐसे बढ़ेंगी एक दूसरे से, तो यहाँ पे इनकी दूरी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होती चली जाएगी। इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि जब देशांतर रेखाएं ध्रुवों के पास पहुँचती हैं तो उनकी बीच की दूरी कम होती चली जाती है। ध्रुवों के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे।
उदाहरण को आप याद रखेंगे। उदाहरण भी बहुत सारे क्वेश्चन, उदाहरण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। उदाहरण की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो होरिजोंटे विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। अब हम लोगों ने सब कुछ देख लिया कि विषुववृत्त किसे कहते हैं और अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है। इतना सब कुछ हम लोगों का क्लियर हो गया है। अब हम ये इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये जो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और दूसरा क्या है, ब्राज़ील में होरिजोंटे, दो जगहों की, दो स्थानों की ये बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राज़ील का होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश पे हैं। क्या कहाँ पे हैं? दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। तो अब उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन किस अक्षांश पे स्थित है। एक ही अक्षांश पे तो स्थित है, उत्तर में स्थित है कि या दक्षिण में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, इसी चीज़ को हम देखेंगे इस उदाहरण में। तो दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है। विषुववृत्त ये हो गया आपका विषुववृत्त। अभी कहना है कि चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र का, वो 20 अंश उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपर की साइड में, तो मान लिया है कि यहाँ पे 20 अंश होगा। और फिर आगे कह रहे हैं कि होरिजोंटो जो है, बेलो होरिजोंटो, वो विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। तो ये कहाँ होगा? ये विषुववृत्त है तो दक्षिण मतलब नीचे, जहाँ पे 20 डिग्री होगा। मान लो यहाँ की अगर 20 डिग्री है तो वो यहाँ पे होगा। तो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये दोनों एक ही अक्षांश रेखा पे हैं, एक ही अक्षांश पे हैं। बस ये है कि वो उत्तर में स्थित है और वो जो है दूसरा होरिजोंटो जो है वो दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन उठे, अगर पूछे किसी भी एग्ज़ाम में कि ऐसे कौन से दो स्थान हैं जो अक्षांश रेखाओं पे से एक ही स्थान पर स्थित हैं 20 डिग्री, तो वो कौन सा है? चंद्रपुर और ब्राज़ील का होरिजोंटे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम इस चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ें और जान लेंगे। अभी तक हमने देखा है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं। इन सब के बारे में हम लोगों ने इतना देख लिया। अब इसमें आगे थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं हम। अब हम जानेंगे क्या क्या इसमें हम देखेंगे। अब एक है मकर रेखा, कर्क रेखा, और एक है मकर रेखा, एक है जो है दक्षिणी ध्रुववृत्त और एक है उत्तरी ध्रुववृत्त। इतनी चीज़ें हम अभी यहाँ और जानेंगे। अब देखिए, विषुववृत्त के ऊपर यानी कि उत्तर में कर्क रेखा है। कर्क रेखा के और ऊपर चले जाएं तो आप उत्तर यानी कि और उत्तर में जाएं तो यहाँ पे क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब ऐसे विषुवत रेखा पे फिर से वापस आएँ आप यहाँ पे इस वाली रेखा पे, तो इसके दक्षिण में जो है मकर रेखा नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण में मकर रेखा। फिर मकर रेखा के और नीचे जाएंगे आप, यानी कि और दक्षिण में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इसमें जो है कितने डिग्री पे कौन सा स्थित है, आप ये थोड़ा जान लें कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री पे नॉर्थ में जो है ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुववृत्त। और अगर बात करें कर्क रेखा की तो वो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। और अगर यहाँ पे हम बात करें मकर रेखा की तो वह है 23.5 डिग्री साउथ में, और दक्षिणी ध्रुववृत्त जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में। तो चलिए ये चीज़ें आपकी हो गई अब क्लियर। अब हम देखेंगे आगे का। अब ये देखें, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें, कर्क रेखा एवं मकर रेखा। अब हमने आपको पहले बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ हैं? विषुववृत्त के उत्तर में कर्क रेखा और विषुववृत्त के नीचे दक्षिण में मकर रेखा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ तक की बीच की दूरी ये बात कर रहे हैं
कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इन स्थानों पर जो है वर्ष में साल भर में एक बार जो है सूर्य क्या है वो हमारे बिल्कुल ठीक सर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अब आप ये जान लें कि जब सूर्य सबसे ऊपर होगा, अगर हमारे सिर के ऊपर होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी। तो वही ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसीलिए इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसे इसलिए उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा पीछे वाले चित्र के माध्यम से समझ लें। देखिए ये इसमें फिर से हम देखते हैं इस चित्र के माध्यम से कि ये हो गया आपकी कर्क रेखा और ये हो गया आपका मकर रेखा, ये हो गया आपकी विषुवत रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, जितने भी अक्षांशीय वृत्त हैं, जितने भी अक्षांशीय समानांतर रेखाएं हैं, तो इसी की ये बात कर रहे हैं कि सूर्य जो है, ये जो सूर्य है ये वर्ष में एक बार ठीक यहाँ पे इन स्थानों पे जो है वर्ष ठीक हमारे सर के ऊपर होता है और इन स्थानों पे जो है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। इन स्थानों पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए जो है इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे हम देखेंगे कि आगे और क्या कह रहा। आगे देखेंगे तो हम इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ये है आपका, फिर से यहाँ पे देखिए ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और यहाँ पे आपका विषुवत ध्रुव वृत्त, जो आपको मैंने बताया पहले चित्र में विषुवत ध्रुव वृत्त। तो ये इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, इसके बीच की दूरी की बात करें। अब इस चीज़ के बीच की बात कर रहे हैं तो आगे देखेंगे। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी कि यहाँ पे मकर रेखा और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त मान लें, तो यहाँ इसके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, यहाँ और यहाँ का तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब फिर से हम चित्र में इस चीज़ को देखेंगे। ये देखें, अब इसमें आप फिर से इस चीज़ को समझें कि इन्होंने कहा कि मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक और यहाँ से कर्क रेखा से लेके ये वाला यहाँ तक यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में जो क्या है वो सूर्य का जो है तापमान जो है समान मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए जो है यहाँ पे तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपका हो गया क्लियर। दो चीज़ें यहाँ पे दी गई थी, दोनों हो गया आपका क्लियर कि शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं और उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है। तो फिर से आपको ये बता दें हम कि ये हो गया आपका मकर रेखा, ये हो गया ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त और ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसके बीच और इसके बीच की जो तापमान होगा वो कैसा होगा, मध्यम होगा, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। और विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच और विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच जो है तापमान वो कैसा रहेगा, कभी कभी साल भर में एक बार हमारे सर के बिल्कुल ठीक ऊपर सूर्य होने के कारण यहाँ पे सबसे अधिक होता है, इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। अब हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र ठंडा बहुत होता है। अब ये आगे की बात कर रहे हैं, दो चीज़ें हमारे उधर पीछे क्लियर हो गई, तो अब ये बात कर रहे हैं यहाँ उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये जो वाली रेखा है, ये वाली रेखा और इस वाले ये जो नॉर्थ पोल के बीच की बात कर रहे हैं, ये साउथ पोल से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच की बात करें, यहाँ का और यहाँ का इस क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं।
तो यहाँ की बात करें कि ये क्षेत्र जो है बहुत ठंडा होता है। ये क्षेत्र क्या होता है? बहुत ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। जहाँ पे अब सूर्य की बिल्कुल रोशनी पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे रहता है, तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे सूर्य का जो है प्रकाश जो है रोशनी ज़्यादा पहुँच नहीं पाती, उसमें पहुँच नहीं पाती, इसलिए जो ये वाला क्षेत्र होता है ये बिल्कुल ठंडा होता है। यहाँ पे पूरा बर्फ़ से ये वाला क्षेत्र ढका रहता है, ये दोनों क्षेत्र। तो इसी की ये बात कर रहे हैं। अब ये चीज़ आपका हो गया क्लियर। चलिए हम अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम देशांतर। देशांतर की बात हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सॉरी, थोड़ा सा बाहर की नॉइज़ ज़्यादा आने लग गई थी। तो देखिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं देशांतर। देशांतर के बारे में मैंने बता ही दिया था कि ये जो लाइनें होती हैं, ये रेखाएं, इन्हीं को देशांतर कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। बाकी आप यहाँ से और अच्छे से समझ जाएंगे, जो चीज़ें समझ में नहीं आई वो भी समझ में आ जाएगी। देखें, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं। अब ये कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप
प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं। तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि जो टोंगा और मॉरिशस है, यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे तो अगर आप जैसे चित्र में नहीं देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ये जो है एक ही जगह की बात कर रहे हैं। कहाँ गया? ये आपको लगेगा कि ये एक ही जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन आप आगे जब देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, एक ये हो गया कि एक पॉइंट ये हो गया कि टोंगा द्वीप की बात करें, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, दूसरा ये होगा मॉरिशस और टोंगा। तो एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, दक्षिण पर स्थित है। अब ये कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर स्थित हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाला सभी संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर या यामोत्तर कहा जाता है। तो हमने आपको पहले बता दिया कि जो ये रेखाएं होती हैं ऐसे, ये इस तरह की खड़ी रेखाएं, इन्हीं को जो है यामोत्तर देशांतर रेखाएं कहा जाता है। लेकिन अब ये परिभाषा की अगर इसके हिसाब से आप समझेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। बस आप इतना रखें याद कि जो खड़ी रेखाएं हैं ये यामोत्तर रेखाएं हैं और जो पड़ी रेखाएं हैं ये अक्षांशी रेखाएं हैं। ठीक है, बस अब इसमें थोड़ा सा आप इस चित्र में हम आपको समझा दें थोड़ा सा। देखिए कि ये कह रहे हैं कि अब इसको जानने के लिए ये जो तो पॉइंट हैं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में टोंगा और प्रशांत महासागर में टोंगा और हिंद महासागर में मॉरिशस, तो इनके और इनके बीच ये जो रेखा है, जो मेन रेखाएं हैं, तो ये और इसके बीच पता करने के लिए कि ये कितने जो है पूर्व में हैं और ये कितने जो है पश्चिम में हैं, तो ये जानने के लिए जो रेखा ये खींची गई है, ये बीच वाली रेखा, इसी को जो है ये देशांतर या यामोत्तर कहते हैं। इन्हीं रेखा को क्या है, देशांतर या यामोत्तर कहा जाता है। और इसी को आप याद रखेंगे, इसी को प्रमुख यामोत्तर रेखा भी माना जाता है। ठीक है, अब आगे और आप लोगों का ये पॉइंट थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि यह अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी इनके बीच ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और एवं ध्रुवों पर 0 हो जाती है, जहां सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं। इसकी पहले मैंने बता दिया, इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि मैंने पहले बता दिया कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो जब ध्रुवों के ओर जाती हैं, यानी कि ये ध्रुवों के ओर जब ये रेखाएं ऐसे बढ़ती हैं और ये रेखाएं इधर ऐसे बढ़ती हैं, तो इधर जब जाती हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कम हो जाती है। इसी की ये बात कर रहे हैं। और ये क्या करती हैं, ये अर्धवृत्त बनाती हैं। ये पूरा वृत्त इसलिए नहीं बना पाती कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके मिल नहीं पाती हैं, इसलिए अर्धवृत्त बनाती है। जबकि अक्षांशी रेखा वो है क्या, पूर्ण वृत्त बनाती है। जो ऐसी रेखाएं होती हैं उसको आप देखेंगे तो जो रेखाएं ऐसे जा रही होती हैं वो देखेंगे आप उधर से भी जाएंगे, ये ऐसे पीछे की तरफ से भी मिल जाती हैं। जबकि आप देशांतर रेखाएं की उसमें ग्लोब में देखेंगे आप, तो यहाँ और यहाँ पे आपको ऐसा ये गोला सा दिखेगा, जो पोल है गोला सा ऐसे बना रहेगा। आप देखेंगे कि ये यहीं तक ऐसे इसी पे यहाँ से यहाँ तक आके मिलेंगी, यहाँ अंदर तक नहीं जाती ऐसे, इसलिए ये जो है अर्धवृत्त बनाती हैं। सभी जो है देशांतर रेखाएं क्या बनाती हैं, अर्धवृत्त बनाती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन्न भिन्न सभी देशांतर या यामोत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन्न भिन्न सभी देशांतर या यामोत्तर की लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई की बात करें कि ये समान होती है, बाकी इसमें कुछ है नहीं विशेष। चलिए अभी ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व तथा पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि उसी की ये बात कर रहे हैं कि अब देखो एक सेकेंड, इसी की ये बात कर रहे हैं कि ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर, ये यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ब्रिटिश का
ब्रिटिश वेधशाला स्थित है यहाँ पे। ये तो नॉर्थ पोल हो गया, मान लो यहाँ पे है। तो इधर से गुजरने वाली, यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख, यहाँ से गुजरने वाली प्रमुख यमोत्तर, यहाँ से गुजरने वाली यहाँ से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व इधर और पश्चिम की ओर गिनती की जाए, इधर और इधर गिनती की जाए तो इसी रेखा को जो क्या कहते हैं, प्रमुख यमोत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। अब इसका मान आप ध्यान रखेंगे कि इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम पूर्व 180 डिग्री, पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। जैसे आपने विषुवत रेखा के बारे में पढ़ा था कि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उसी तरह जो है यमोत्तर जो खड़ी रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो उसी की ये बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जैसे विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री को दर्शाती है, वैसे ही यमोत्तर रेखा वो कितने दर्शाती है, 0 डिग्री को। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ये इसमें ये चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं, इसी की ये बात कर रहे थे। ये प्रमुख यमोत्तर रेखा है और यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये 180 डिग्री। तो 180 और 180 मिलके कितना हो गए, 360। 180 मिलके हो गए ये 360। लेकिन ये जो रेखा है ये क्या है, ये कॉमन रेखा है, प्रमुख यमोत्तर रेखा वो कॉमन रेखा है। तो इसलिए जो है अब ये दोनों में रहेगी, दोनों में काउंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ इसमें हम एक कम कर देते हैं, 359 कर देंगे तो एक 0 डिग्री की है, 0 डिग्री की रेखा है। इससे जो है 0 डिग्री के होने की वजह से फिर ये जो है 360 हो जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अब देखें, यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही स्थान पर स्थित है। इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, आप लोग ये चीज़ समझ ही चुके होंगे। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाएं एवं देशांतरी यमोत्तर के द्वारा बने ग्रिड को देखें। अब ये इसी चीज़ को कह रहे हैं, ग्रिड किसे कहते हैं। आप ये नया शब्द आया है जो आप इसको जान ले कि ग्रिड किसे कहा जा रहा है। इसमें ये देखें, ये अक्षांशीय रेखाएं ये सारी जो ऐसे ऐसे जा रही, और ये यमोत्तर रेखाएं, तो इनके बीच देखो, ये इनके बीच जो ग्रिड बन रही, ये जैसे ये ग्रिड बन रही, इसी को ये ग्रिड कहते हैं, इसी को ये ग्रिड कहा जा रहा है। तो आप इसके बारे में जान लें कि अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं क्या बनाती हैं, ग्रिडों का जाल बनाती हैं, बस और कुछ नहीं इसमें। ये हो गया आपका। अब इसमें हम आगे देखेंगे। उदाहरण के लिए असम का ढुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व में स्थित है। अब आप उस बिंदु को देखें जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु ढुबरी का सही स्थान होगा। ये कह रहे हैं कि ये देखो, एक मान लो ये ग्लोब हो गया और ये देशांतर रेखाएं हो गई, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हो गई और ये विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि असम का जो ढुबरी क्षेत्र है, असम का कोई एक जगह है ढुबरी, वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब इधर साइड में, उत्तर में उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, इधर के साइड में, पूर्वी देशांतर यानी कि पूर्व साइड में। तो ये जहाँ पे यानी कि काटेंगी ये रेखाएं, ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट मान लो। तो ये जो रेखाएं काट रही हैं ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं, तो यहाँ पे जो ये रेखाएं काट रही हैं 90 डिग्री जो है पूर्वी अक्षांश और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। तो यही स्थान कौन सा होगा, ये ढुबरी का क्षेत्र होगा, उसी की ये बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। इससे आप और भी जैसे किसी भी बिंदु के बारे में पूछे तो वो चीज़ें जान सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे देशांतर और समय, स्थानीय समय और मानक समय। आपको पता होगा कि कहीं कहीं
सुबह के 6 बजे होते हैं तो कहीं जाके दोपहर हुआ होता है, और कहीं पे दोपहर होती है तो कहीं पे रात हो जाती है। तो वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। स्थानीय समय का जो है वो क्या अनुमान कैसे लगाया जाता है, सूर्य से बनने वाली परछाई से, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। आपने खुद ये चीज़ देखा होगा, ये पृथ्वी, ये सूर्य, तो क्या होता है कि जब सुबह का टाइम होता है तो हमारी परछाई क्या होती है कि वो बहुत लंबी बनती है, तो वो बहुत लंबी बनती है, और सूर्य अस्त के भी समय, सूर्य उदय के समय भी बहुत लंबी बनती है और सूर्य अस्त के समय में भी बहुत लंबी बनती है। जबकि दोपहर के समय जब सूर्य ऊपर होता है तो हमारी परछाई बहुत कम हो जाती है। तो इसी हिसाब से जो है, जब सूर्य जो है, हमारी पृथ्वी क्या है कि वो पश्चिम से पूरब की ओर जो है गति कर रही है, तो इसी वजह से जो स्थान जो है सूर्य के सामने आएगा वहाँ पे जो है दिन होता चले जाएगा, और जो पीछे चला जाएगा वहाँ पे रात होती चली जाएगी। मतलब समय का इसी हिसाब से क्रम बढ़ता चला जाता है। तो वो इसी चीज़ की ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि ये ऐसी बात करें, ये जो यमोत्तर रेखाएं हैं, यमोत्तर पे जितने भी बिंदु स्थित होंगे, जब सूर्य बीच में होगा, ऊपर होगा बिल्कुल, तो यहाँ पे सभी जगह क्या होगा, दोपहर होगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है उनका समय, यानी कि जो रेखाएं जो ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है वहाँ पे सुबह जल्दी होगी, और जो पश्चिम है वहाँ पे सुबह लेट होगा, यानी कि उनका समय हमारे समय से लेट होगा। बस यही वजह है। अब आगे हम देखेंगे, बस इतने ही है। अब इतना सारा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये हमने शुरू में ही दिखाया था, ये देखें, ये क्वेश्चन देख लें आप कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप गठबंध क्या हैं, और अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उस गठबंध में क्यों प्राप्त करता है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, इसलिए हमारे यहाँ जो है सुबह होती है जल्दी और यहाँ पे लेट होता है। ये हमसे 5.5 घंटा लेट है इसी वजह से। तो ये हम जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें हम पढ़ा ही चुके हैं, तो आप इस चीज़ क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करेंगे खुद ही। और ये जैसे अब ये क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो सही है उसको हमें चुनना है। तो प्रमुख यमोत्तर का मान जो है पूछ रहे हैं, तो प्रमुख यमोत्तर का मान हमने पढ़ लिया है। और शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा शीत कटिबंध कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों के बीच में होता है, नॉर्थ और साउथ पोल के। तो ये सब आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि जो है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों उनको आसानी से मिल सके चीज़ें, और PDF में मिल सकें, और वो अपनी तैयारी को अच्छे से पूरा कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।